हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, 25 कोर टॉपिक्स की सीरीज जो मैंने शुरू की है, बहुत ही धमाकेदार रिस्पांस के साथ आपके सामने लेके आया था। और रिस्पांस आपका ऐसा है कि मुझे मोटिवेट किया है इसने कि हाँ, कुछ ना कुछ बढ़िया मैंने कंटेंट आपके लिए दिया है। फ्रेंड, थोड़ी सी और अगर आप मेरे लिए इतना हेल्प कर दें कि लाइक कर दें हर वीडियो को, तो मैं समझता हूँ कि मुझे एक फीडबैक बहुत पॉजिटिव मिलेगा। तो थोड़ा सा इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट कर देना। कमेंट में ये बता देना कि सर क्या कमी इसमें रह गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इतना कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 25 कोर टॉपिक्स का हमारा टॉपिक नंबर 17। तो टॉपिक नंबर 17 जो है हमारा, वो किसका है? वो है वेक्टर्स का। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स। देखो, वेक्टर्स से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो 2019 2020 में तो 2-3 क्वेश्चन इससे आए हैं। ठीक है, और बाकी अगर मैं एग्जाम की बात करता हूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन भी इसमें हमें देखने को मिले हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स। और अगर हम इससे देखें तो 8 नंबर तो हमारे पक्के हैं ही। ठीक है, तो 8 नंबर का अगर वेटेज है तो टॉपिक इंटरेस्टिंग हो गया। अब टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए भी है, अगर हम किसी भी चीज़ को शुरू करें, चाहे आप क्लास 11th की फिजिक्स को शुरू करें, चाहे किसी भी कंपटीशन लेवल की फिजिक्स को शुरू करें, आपको सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर मिल जाता है यूनिट डायमेंशन वेक्टर्स। डायमेंशन करा चुका हूँ, वेक्टर्स का ये है। यहाँ पर जो ये वेक्टर्स है फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको अभी थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें ली है, मतलब कि मैंने शॉर्ट में बताया है। ठीक है, अगर आप इसकी बिल्कुल डिटेल वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल वेक्टर्स को मैं जीरो से करूं, तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस हर एक चैप्टर्स की जैसे हैं वैसे ही इसकी भी हैं। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करूंगा। देखो, समझाऊंगा सब चीज़। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्केलर एंड वेक्टर दो तरह की क्वांटिटी होती हैं। तो शॉर्ट में बताता हूँ एक बार। हमारे पास दो क्वांटिटी जो आती हैं, सबसे पहली कौन सी आती हैं? वो आती है स्केलर, दूसरी आती है हमारी वेक्टर्स। तो वेक्टर्स और स्केलर, स्केलर को हम हिंदी में कहते हैं अदिश राशियाँ, और जो वेक्टर उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियाँ। ओके, स्केलर में हमें पता है ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण मतलब कोई भी जो माप है वो, या उसकी जो वैल्यू है वो, कि वो राशि कितनी है, दैट्स ओनली। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर्स राशि होती है उसमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनमें दोनों चीज़ों की जरूरत हमें पड़ती है, एक तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। इसमें दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। तो इसमें दोनों चीज़ होती है, परिमाण व दिशा, दोनों चीज़ होती है। ठीक है, तो हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स क्वांटिटी में हमें पता लग गया परिमाण और दिशा होती है। तो इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो, इनका सिंबल क्या होता है? इनका जनरली हम जो सिंबल लिखते हैं ना, वो एरो के निशान से दिखाते हैं। किसके निशान से दिखाते हैं? एरो के निशान से। जैसे अगर मैं बात करूँ फोर्स की, तो फोर्स का सिंबल क्या होता है? एफ होता है। लेकिन अगर हमें वेक्टर में दिखाना है तो हम एफ के ऊपर एरो लगा देते हैं। सेम अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मुझे इसे दिखाना है तो वी से दिखाता हूँ, लेकिन अगर वेक्टर में दिखाना है तो वी के ऊपर एरो आ जाता है। ओके, सेम फॉर द एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में क्या आएगा? एक्सेलरेशन में ए आता है, ए के ऊपर एरो। दैट इज अ क्या है? ये सिंबल है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, कि भाई फोर्स का जो वेक्टर है, अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करूं तो फोर्स के ऊपर एरो आ गया। ठीक है, अब देखो, ये जो वेक्टर होता है ये अपने आप में दो चीज को रिप्रेजेंट करता है, कि इसके अंदर दो चीज है। कौन सी दो चीज है वो समझो। एक चीज तो इसमें है कि इसके पास एक चीज है कि ये परिमाण है। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, और दूसरे इसमें आएगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, मैं इसी से डिनोट कर रहा हूं दोनों को। अब ये क्या है? ये जो हमने इसमें पैरेलल लाइंस के बीच लिखा है, ये जो है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इसका परिमाण या फिर मैग्नीट्यूड। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, परिमाण रिप्रेजेंट कर रहा है। और परिमाण को आप सिंपल से ये भी कह सकते हो कि परिमाप है। ठीक है, और ये जो एफ नॉट है, ये हमारी क्या दिखा रहा है? ये हमारी दिखा रहा है डायरेक्शन। क्या दिखा रहा है? हमारी डायरेक्शन, दिशा को दिखाता है। तो एक वेक्टर के अंदर दो चीज होती है, परिमाण और दिशा। ठीक है, ये जो दिशा है ये भी बताता हूं, ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, इकाई सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अब यहीं से आप इसे भी निकाल सकते हो, दैट एफ डैश क्या हो जाएगा? फिर एफ डैश हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन उसका परिमाण, यानी कि जो भी हमारा वेक्टर है बटे परिमाण हो जाएगा। यानी कि जो हमारा इकाई वेक्टर होता है या दिशा वेक्टर होता है, उसका क्या फॉर्मूला हो गया? हमारा वेक्टर जो भी है वेक्टर, उसका डिवाइडेड बाय परिमाण, उसके परिमाण से भाग करने के बाद हमें वो दिशा वेक्टर मिल जाता है, यूनिट वेक्टर में मिल जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, अब बता दो, देखो टाइप ऑफ वेक्टर्स जो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है पढ़ने, वो है हमारे टाइप ऑफ वेक्टर। जैसे कि इक्वल वेक्टर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, नेगेटिव, कोलिनियर, कोप्लानर, ये सब क्या होता है? इनको देखो, इनमें शॉर्ट में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। किसकी वेक्टर्स की? इक्वल वेक्टर्स की। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे? जब दोनों वेक्टर्स, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है और बी है, ये इक्वल वेक्टर अगर हम कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कि इनका जो परिमाण है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, और जो दिशा है, वो दोनों की दोनों सेम रहेंगी। क्या रहेंगी? बिल्कुल सेम रहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें इक्वल वेक्टर। दूसरी बात करते हो पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल का मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दैट ए इज पैरेलल टू बी। ए जो है पैरेलल के
मतलब बराबर है। अब इस केस में क्या हो सकता है, ये ध्यान देना, इस केस में हम ये कह सकते हैं जो परिमाण है वो बराबर नहीं होगा, लेकिन जो दिशा है वो सेम रहेगी, दिशा जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, इस केस में हम ये भी कह सकते हैं जो ए है वो बी से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। दैट इज़ मैं ये भी लिख सकता हूँ ए शुड बी इक्वल टू एन इंटू वैक्टर बी। ठीक है, कि कोई ना कोई मतलब उसमें मल्टीपल आ गया, समझ लो ना, वेक्टर बी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया ए का, या ए जो है बी के उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो परिमाण जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन दिशा जो है वो सेम है। ठीक, एंटी पैरेलल की बात करते हैं। एंटी पैरेलल में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से मतलब परिमाण जो होंगे, ठीक है, वो अलग अलग होंगे और दिशा भी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिख देता हूँ परिमाण तो सेम है ही नहीं, परिमाण बराबर नहीं है, और जो दिशाएं वो क्या है, वो दिशाएं क्या होंगी, अपोजिट हो जाएंगी, दिशाएं क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ बना के, जैसे एक तो ये देखो, ये जो दोनों वेक्टर है वो परिमाण है, ठीक है, लेकिन इनकी जो परिमाण अगर मैं बराबर भी ना करूं तो भी इनकी जो दिशाएं हैं वो विपरीत है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल। जबकि दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ऐसे है कि डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एंटी पैरेलल है। नेगेटिव वेक्टर्स की बात करता हूँ। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, एक के बिल्कुल मतलब अपोजिट। ठीक है, इस केस में क्या होगा, परिमाण तो सेम रहेगा, परिमाण तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो दिशाएं हैं वो विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, दिशाएं क्या हो जाएंगी, विपरीत अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर की बात करता हूँ, जो एक ही रेखा पे हो, जो एक ही रेखा पर हो, कोलिनियर वेक्टर उन्हें कहते हैं जो एक ही रेखा पर हो। ठीक है, जैसे कि बात करता हूँ, मान लो ए है एक वेक्टर है बी। अब ये दोनों आप देखो, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन पे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर की बात करते हैं। समतलीय वेक्टर, समतलीय मतलब जो एक ही तल में हो, जो एक ही तल में हो, जरूरी नहीं है कि एक रेखा में हो, लेकिन एक तल में हो सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मान लो एक प्लेन है हमारा, एक्स प्लेन है, ये क्या है, एक्स प्लेन, जीरो से शुरू होकर एक्स प्लेन तक है। एक वेक्टर यहाँ पर है, एक वेक्टर यहाँ पर है, दोनों एक ही तल में तो हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, शून्य सदिश। शून्य सदिश होता है जिसका परिमाण जीरो हो जाए, यानी ऐसा वेक्टर जिसका जो परिमाण है वो क्या हो जाए, जीरो, उसे हम जीरो कहते हैं। यूनिट वेक्टर जिनका परिमाण हमारा एक होता है, जिनका हमारा परिमाण क्या होता है, एक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये जनरली जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो केवल डायरेक्शन वाले हो जाते हैं। ठीक है, जब परिमाण एक हो गया, मान लो, चलो मैं बताता हूँ, ए है, अगर एक वेक्टर ए है और इसका परिमाण जो है वो एक है, तो वेक्टर में दो चीज़ होती है, एक डायरेक्शन और ये। अब परिमाण तो एक हो गया, तो ये जो वेक्टर है सिर्फ किसके इक्वल हो गया, सिर्फ डायरेक्शन के इक्वल हो गया, यानी ये जो वेक्टर सिर्फ क्या बताएगा, सिर्फ दिशा बताएगा, सिर्फ क्या बताएगा, दिशा बताएगा। जो यूनिट वेक्टर होता है सिर्फ दिशा बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे डायरेक्ट मतलब टाइप ऑफ वेक्टर्स। अब दो मेन इसमें थ्योरी आती है, एक तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ये हमें समझना है, और दूसरा हमें समझना है रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। बहुत इजी सा है, बहुत सिंपल सा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में देखो ये कहना है, टू एड बाय दिस मेथड प्लेस द टेल ऑफ द वेक्टर्स ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। इसमें क्या करना है, जैसे मान लो दो वेक्टर्स हमारे पास, एक ए है और एक वेक्टर ये बी है। अब इनका हमें टोटल निकालना है, ठीक है, एडिशन निकालना है। तो इन्होंने कहा सबसे पहले तो एक वेक्टर ए है इस तरह से, और दूसरा वेक्टर आपको इस तरह से दिखाना है, यानी कि फर्स्ट जो वेक्टर है उसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइंट करते हुए वेक्टर बनाना है। अब इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, यानी ए प्लस बी आएगा, वो इस ट्राइंगल के इस वाले से आएगा। दैट इज आर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आर जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाएगा। ये जो आर है वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। आर हमारा क्या है यहाँ पर, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा से। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, दैट आर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, इससे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले सेम हैं। क्या है ये, रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के जब एडिशन करना हो। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा लॉ आता है वो कौन सा आता है, वो आता है हमारा रेक्टेंगुलर लॉ। रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में क्या कहते हैं, टू इन दिस मेथड पुट द वेक्टर टेल्स टू टेल्स एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या करना है, मान लो एक वेक्टर ए है, एक और वेक्टर हमारा बी है, दो वेक्टर हैं इस केस में, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग करना है। इसमें आपको क्या करना है, एक वेक्टर की टेल से टेल मैच करनी है, इस तरह से इस बार वेक्टर्स को रखना है, इस तरह से रखना है। एक वेक्टर उधर रखा, एक को टेल से मैच करी। अब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है, उससे पहले आपको इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि इसके पैरेलल ये वाली, इसके पैरेलल ये वाली,
कर दी। अब इसमें ये कहना है जो रिजल्टेंट आएगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, वही इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। दैट इज आर जो आया है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल आ जाएगा, और आर यहाँ पर जो आएगा वो भी वही होगा जैसे हमने पहले निकाला था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ये इसके इक्वल होगा। तो इसको हम अब और उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे पहले लिखा था, आर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से आप इस रिजल्टेंट वेक्टर्स को निकाल सकते हो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जनरली बहुत बार आया है एग्जाम में, ठीक है। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है वो ध्यान से सुनना। मान लो जैसे इन्होंने दिया कि दो वेक्टर्स है, एक p है एक q है, और इन्होंने कहते जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो p प्लस q के इक्वल है, या फिर जो वो है रिजल्टेंट वेक्टर उसका जो मैग्नीट्यूड आया मतलब जो उसका आंसर आया वो भी किसी एक वेक्टर के इक्वल है, तब ये जो आइडेंटिटी होंगी आपको इनको इसमें रख के आराम से निकालना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझ गए ना, ये मेन चीजें थी जो मैंने बताई। अब दो तरह के हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स ये आइडेंटिटी आपको क्लियर होनी चाहिए, इनके थ्रू आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे जरूर आएंगे और आपको ये क्लियर होनी चाहिए, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं, देखो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, इसका यूज कब होगा पहले तो वो बात समझिए। देखो जब भी हमें ये कहें कि कोई एक क्वांटिटी निकालो, मान लो कभी आ गया कि फोर्स का हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है और हमें डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दिया हुआ है। हमें पता है फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम इन दोनों के प्रोडक्ट निकालें, इन दोनों के प्रोडक्ट से अगर हम देखें तो वर्क मिलता है, जो कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में अब आप F इंटू एस करोगे तो F डॉट एस करोगे या F क्रॉस एस करोगे, ये बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे? F डॉट एस करेंगे। F डॉट एस क्यों करा? क्योंकि जो वर्क है जो हम निकाल रहे हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट विल फॉलो द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो क्वांटिटी हमें निकालनी है अगर वो स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट चलेंगे, अगर वो वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट चलेंगे। जैसे अगर हमें टॉ निकालना होता है, टॉ दैट इज टॉर्क, ठीक है, तो वो निकालना होता तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की ओर चलते। ओके, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, स्केलर कब यूज करना है और वेक्टर कब यूज करना है। मैंने बता दिया स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर करना, और अगर कौन सी क्वांटिटी है बताओ, अगर वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर करना। ठीक, तो देखो अब जैसे मान लो दो वेक्टर हैं p इंटू पी, ठीक, इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा? पी स्क्वायर आएगा। p इंटू क्यू, दो वेक्टर हैं अलग अलग, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो पी क्यू कॉस थीटा आता है। p इंटू क्यू को q इंटू पी भी लिख सकते हैं, दैट इज द, हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब एक तरह से एक दूसरे के रिवर्स में भी प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो p इंटू क्यू को हम q इंटू पी भी लिख सकते हैं। फिर आता है फोर्थ, दैट इज p इंटू क्यू प्लस आर, दैट विल बी p इंटू क्यू प्लस p इंटू आर। ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ की, i इंटू आई। ये क्या है? देखो अब ये ना, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं या डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, i इंटू आई। ठीक है, अगर हम i डॉट आई करेंगे, j डॉट j करेंगे, k डॉट k करेंगे ना, तो ये किसके इक्वल होता है? ये यूनिट वेक्टर 1 के इक्वल होता है। ठीक, अगर हम बात करें i इंटू जे की, j इंटू के की और k इंटू आई की, दैट इज i डॉट j डॉट k और k डॉट आई, तो ये 0 के इक्वल होता है। यानी कि जब हम डायरेक्शन वेक्टर जो हम लेते हैं i और j, जब दोनों एक दूसरे के साथ वाले लेते हैं, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री वाले लेते हैं, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है। सेम होता है तो 1 होता है। ठीक है, अब सेम होगा तो 1 ही होगा ऑब्वियसली। जब हम कह रहे हैं p डॉट पी स्क्वायर के इक्वल है तो i डॉट आई स्क्वायर के इक्वल होगा, और i अगर यूनिट वेक्टर है तो आई स्क्वायर दैट इज 1 इक्वल 1 ही आएगा। ओके, बात करते हैं सेवंथ की। अब देखो मान लो हमारे पास एक वेक्टर है a जो हमने 3 डायरेक्शन में दिखाया, दैट इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तब और जो b है हमारा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप है। मान लो ये दो हमारे पास वेक्टर हमें एग्जाम में दिए हुए हैं। अब इनका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज ए डॉट बी करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम ये ऐसे करेंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई, ए एक्स ए जेड इंटू बी जेड। अब आप कहोगे सर ये आई डॉट आई कहाँ गया, जे डॉट जे कहाँ गया? ये इसलिए नहीं लिखे क्योंकि i डॉट आई जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ से इसे सिंपली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। बात करते हैं कोस थीटा, जो इनके बीच का एंगल है। तो कोस थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है p डॉट क्यू अपॉन p इंटू क्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ p इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ q। और ये p डॉट क्यू क्या है? जो इनकी वेक्टर सम है वो हमें जो को तो वेक्टर ही रखना है, वेक्टर में ही रखना है।
नाइन्थ, इफ P एंड Q आर द परपेंडिकुलर, अगर P और Q दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देन P डॉट Q विल बी जीरो। P डॉट Q क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। P डॉट Q क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जीरो हो जाएगा। समझो, अगर मैं बात करूँ P डॉट Q की, हमने कहा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू कितनी हुई? cos 90, cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी से बता दो, जीरो होती है कि नहीं होती? ठीक है, बस इसीलिए। ओके, तो इसलिए क्या होता है? जीरो होता है। तो ये आइडेंटिटी जो थी, 9-10 आइडेंटिटी जितनी भी थी जो मैंने बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काम आएंगी। कभी कभी आइडेंटिटी पूछ ले जाते हैं और कभी कभी आपके क्वेश्चन से इन समझ जाते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अब बात करते हैं किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट जिन्हें हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। पी क्रॉस क्यू अगर आ जाए, मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, एक पी और एक क्यू, और इनका क्रॉस अगर हम निकालेंगे तो माइनस क्यू क्रॉस पी के इक्वल होगा। अगर हमें इनको रिवर्स नहीं करना, ठीक है, इनके रिवर्स में नहीं लिखना, तो हम ये भी कर सकते हैं पी क्रॉस क्यू विल बी पी क्यू साइन थीटा। तो पी क्रॉस क्यू किसके होगा? पी क्यू साइन थीटा के। पी क्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू, ठीक है, ये है, और साइन थीटा के इक्वल है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है, एक तो आइडेंटिटी आई क्रॉस वाली। हमने जब पी क्रॉस क्यू करा तो हम ये देखते हैं कि ये होता है पी क्यू साइन ऑफ थीटा। लेकिन अगर हम पी डॉट क्यू करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? वो होता है पी क्यू कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये चीज़ ध्यान देना कि ये क्रॉस है और ये डॉट है, ठीक है, और क्रॉस में क्या है? साइन थीटा, डॉट में क्या है? कॉस थीटा। ये दोनों चीज़ें ध्यान देना, बिल्कुल अलग लगता है इन्हें माइंड में। अब देखो, हमने अगर करा था कि अगर हम आई और आई डॉट जे करते हैं तो हमारा क्या आता है? जीरो के इक्वल आता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो जो हमारा वेक्टर आता है वो भी जो आता है यूनिट वेक्टर, दैट इज के आता है। यानी कि अगर हम इनके अपोजिट वालों के, एक दूसरे के अपोजिट वालों के अगर क्रॉस करने लगे तो इनका जो आएगा वो नेक्स्ट वाला जो हमारा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा, वो आएगा। दैट इज आई क्रॉस जे, के आता है, के क्रॉस जे आई आता है, जे क्रॉस के आई आता है, के क्रॉस आई जे आता है। ठीक इसी तरह से अगर हम आई क्रॉस के कर दें, अब की बार क्रॉस कर दें तो माइनस जे आएगा, फिर के क्रॉस जे कर दें तो माइनस आई आएगा, और जे क्रॉस आई कर दें तो माइनस के आएगा। ये अगर हम देखें तो ऊपर भी मैंने सबसे पहले बताया था ना, पी क्रॉस, अगर आप पी क्रॉस क्यू लिखते हो तो आप माइनस क्यू क्रॉस पी भी लिख सकते हो, तो यानी इसका नेगेटिव आ जाएगा। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं, देखो अगर हम इन्हीं का सेम वालों का कर दें, दैट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस के, तो ये किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। क्लियर। अब ये यहाँ पर एक आइडेंटिटी आती है, इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन पी क्रॉस क्यू विल बी जीरो। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो पी क्रॉस क्यू विल बी जीरो, दोनों का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इनका जो होगा केस पैरेलल में तब जीरो होगा, वहाँ पर डॉट वालों में जब दोनों एक दूसरे के क्या थे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे तब जीरो था। यहाँ पर जब दोनों पैरेलल हैं तब जीरो है। ये चीज़ें याद रखिएगा। खैर, इतनी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब शुरू करते हैं इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट अ वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज। इफ एक वेक्टर कब नहीं बदलता है, हमें बताना कि वेक्टर कब नहीं बदलता है, उसकी कंडीशन बताने की वेक्टर कब नहीं बदलता है। रोटेटेड बाय एन एंगल, अगर हम उसे एक एंगल से रोटेट कर दे। देखो, अगर एक वेक्टर है, आपने इसे किसी भी एंगल से रोटेट कर लिया, मान लो थीटा से रोटेट करा, यहाँ आ गया, तो भले ही वेक्टर तो नहीं बदला लेकिन इसका दिशा बदल गई। ठीक है, अगर परिमाण नहीं बदला, दिशा बदल गई, तो वेक्टर भी बदल गया। ठीक है, तो ये तो क्लोज हो जाता है, इसके कारण तो नहीं होता कि वेक्टर तो चेंज होगा। अगर रोटेट किया है तो चेंज होगा। मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी चेंज होगा, क्योंकि इसका जो परिमाण है, देन परिमाण जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं डिवाइडेड बाय टू, ये भी सेम है, पर इसमें भी परिमाण जो है चेंज हो जाएगा। अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे, टू को, किसी वेक्टर को दो से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा? इसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो चेंज हो जाएगा। तो भी डी ऑप्शन है शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर इसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए तब नहीं बदलेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या होगा? परिमाण भी सेम रहा, भाई सेम वेक्टर है, उसे आपने आगे तो बढ़ा दिया तो परिमाण भी सेम रहा और दिशा भी सेम रही, तो इस कंडीशन में वेक्टर चेंज नहीं हुआ। सो डी इज द करेक्ट आंसर कि एक वेक्टर कब नहीं बदलता? व्हेन शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। ध्यान देना, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंटी पैरेलल है, तो भी वेक्टर जो है वो चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ ए इज इक्वल 2i प्लस 3j, ए जो वेक्टर है वो 2i
प्लस 3j है एंड द वेक्टर इज b इज इक्वल 4i प्लस 6j, देन a एंड b विल बी, तब a और b क्या है, बराबर सदिश हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, असमांतर सदिश हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, समांतर सदिश है, पैरेलल वेक्टर्स हैं, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। फ्रेंड देखो इससे ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बराबर सदिश की बात करते हैं, अगर इसकी 2i प्लस 3j बी वाली की भी 2i प्लस 3j होती तब ये इक्वल वेक्टर्स होते, तो इक्वल तो नहीं है, समझ गए ना। एंटी पैरेलल की बात करते हैं, एंटी पैरेलल में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या फिर किसी चीज़ का मल्टीपल हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। एंड फॉर द केस ऑफ चेंज इन डायरेक्शन कब होती है, मैं आपको ये भी चीज़ें बताता हूँ। चेंज इन डायरेक्शन कब होती है, मान लो इसका एक का आई है और दूसरे का क्या होना चाहिए था, फिर वो माइनस आई होना चाहिए था, या एक का जे है तो दूसरे का माइनस जे होना चाहिए था। ठीक है, समझ लो ना, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ एक दूसरे का वो चेंज होना चाहिए था, तब हम कह सकते हैं ये डायरेक्शन चेंज है, वो एंटी पैरेलल है। बात करते हैं पैरेलल की, समांतर सदिश है। देखो इनमें डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हमें पता है पैरेलल में जो परिमाण होता है या तो वो सेम होता है और या फिर मल्टीपल होता है n नंबर का, यानी कि अचर का मल्टीपल होता है, अचर नंबर का मल्टीपल होता है। तो ये देख लेते हैं। देखो अगर मैं वेक्टर b की बात करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं वेक्टर b इज 2 इंटू वेक्टर a, यस और नो, ये एक अचर नंबर 2 से मल्टीपल है बिल्कुल है। अगर मैं देखूँ 4i प्लस 6j जो है वो 2 इंटू 2i प्लस 3j है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों जो वेक्टर हैं वो समांतर हैं। वो कैसे हैं, समांतर हैं, और दिशा भी सेम है, क्योंकि i और j बिल्कुल पॉजिटिव है, दोनों के दोनों सेम है, तो दिशा भी सेम है, तो दिशा भी सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी जो है एक दूसरे के पास मल्टीपल है, अप्रोक्स सेम है, तो इसलिए कैसे हैं, ये समांतर है। इकाई सदिश की बात करते हैं, इकाई सदिश तब होता है जब इनका मैग्नीट्यूड जो है सिर्फ एक होता या फिर डायरेक्शन वेक्टर होता सिर्फ। ठीक है, अगर परिमाण जो इनका है मैग्नीट्यूड है वो एक यूनिट होता, 1 होता, तब ये क्या होते हैं, इकाई सदिश होते। तो इस केस में हमारा जो आंसर होता है वो सी होता है कि समांतर सदिश है। तो समांतर सदिश के लिए कंडीशन पता लग गई, आई और जे होंगे वो अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव है तो दोनों के नेगेटिव होंगे, सेम होंगे मतलब सब कुछ। और केवल क्या चेंज होगा, चेंज जो ये हो सकता है कि जो परिमाण है वो भी लगभग सेम होगा या उसका कोई नंबर n नंबर ऑफ मल्टीपल होगा, बस इतना सा चेंज समांतर होने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्यंजक 1/√i प्लस 1/√2j है, ये क्या है आपको ये बताना है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसे हम a मान लेते हैं। मान लो एक वेक्टर है a दैट इज इक्वल √2i प्लस 1/√2j के इक्वल है। तो हमें ये बताना है वेक्टर क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो सिर्फ, दैट इज 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज √1 बराबर 1। तो ये ए की वैल्यू जो, यानी इस वेक्टर की वैल्यू कितनी आई है, यूनिट आई है। तो ये कैसा वेक्टर है, ये एक इकाई वेक्टर है। कैसा वेक्टर, इकाई वेक्टर, इकाई सदिश है, दैट इज ए इज द आंसर। शून्य आता तो शून्य सदिश हो जाता, ठीक है, √2 आता तो √2 परिमाण का सदिश हो जाता। अदिश, अगर ये अदिश होना होता तो आई और जे का, क्योंकि यहाँ सेंस ही नहीं था तो ये अदिश हो सकता था, लेकिन अगर आई और जे आया है तो अदिश नहीं हो सकता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक इकाई सदिश 0.2i प्लस xj प्लस 0.8k का है, तब x का मान क्या होगा। यानी इकाई सदिश कह रहे हैं कि एक इकाई सदिश है जो इससे रिप्रेजेंट होता है। अब इकाई सदिश का मतलब क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है, दैट इज 0.2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0.8 का जो स्क्वायर है, अगर हम इसके पूरे का अंडर रूट करें तो 1 के इक्वल है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ दैट 1 का स्क्वायर जो है वो 0.2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर के इक्वल है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देन 1 विल बी इक्वल टू 0.04 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0.64, ये आ गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर बराबर किसके आएगा, 0.32 के आएगा, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0.3 अंडर रूट 0.32, दैट विल बी ए इज द आंसर। तो ये ए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एक सिंपल करने का तरीका था, तो हमें बताया इसने यूनिट वेक्टर है। ये शून्य वेक्टर भी कह सकता था कि अगर एक शून्य वेक्टर इतना है तो अब एक्स की वैल्यू बताओ, तब हम 0 रख के चलते। यहाँ इकाई का है तो 1 रख के चलते, या इसका कोई और मैग्नीट्यूड देता कि अगर मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है, और वो ये वेक्टर ये है, तब एक्स का मान बता, तो हम वो मैग्नीट्यूड जो भी देता तो वही रख के चलते। समझ गए, ये क्वेश्चन इस तरह से करने का था। तो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आई थी, निकाल दी। बात करते हैं, और देखो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे ना इसमें, ये चीज़ तो आएंगी, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपको ना आइडेंटिटी देते हैं और उसको ना आइडेंटिटी का रिलेशन बताना होता है कि रिलेशन है तो एंगल बताओ, एंगल है तो रिलेशन बताओ। ये चीज़ें मैं आपको सबसे ज़्यादा सिखाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है लाइक दिस, दो सदिश A दैट इज
6i प्लस 8j है एंड द वेक्टर इज b इज इक्वल 12i प्लस 5j है, तब हमें ये बताना है तब वह सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण तो b के समान हो और जो दिशा है वो a के समांतर हो। ठीक है, तो हमें इन्होंने दो चीज़ दे दी, कि एक तो हमें दे दिया इन्होंने कि जो a है वो एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है। अब इन दोनों से एक कोई नया सदिश बनाना है, मतलब एक कोई नया सदिश बताना है जिसका जो परिमाण है वो तो b के बराबर होना चाहिए और जो उसकी डायरेक्शन है वो a के बराबर होना चाहिए। हमें पता है, मान लो हम कोई एक नया सदिश मान लेते हैं, हमने मान लिया एक कोई नया सदिश x है, समझ हो, कोई एक नया वेक्टर जो है वो क्या है, x है। अब ये x है तो इसका जो परिमाण है, x का परिमाण ये तो होना चाहिए b के परिमाण के इक्वल, समझ रहे हो ना। और जो इसकी डायरेक्शन है यानी x कैप है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए a की डायरेक्शन के इक्वल। ये चीज़ कह रहे हैं। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई? ठीक है, अब मुझे इन दोनों चीज़ को निकालना है। मुझे एक तो निकालना है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। समझ गए ना, इस वाले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैंने, b का मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैंने। तो यहाँ से b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 144 प्लस 25 दैट इज विल बी √169 13। तो मैग्नीट्यूड तो हमारा क्या आ रहा है, इसका 13 आ रहा है, तो 13 मैग्नीट्यूड हो गया। समझना ध्यान से, ये तो मैग्नीट्यूड हो। अब हमें डायरेक्शन चाहिए, ए कैप चाहिए। अब डायरेक्शन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्शन के लिए होता है फॉर्मूला वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये होता है। तो ए कैप किसके इक्वल होगा बताओ, ए कैप किसके इक्वल होगा, जो मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है दैट इज 6i प्लस 8j अपॉन उसका मैग्नीट्यूड दैट इज √6² प्लस 8²। ठीक है, और ये पता होगा आपको क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर आएगा 6i प्लस 8j अपॉन 10। ये हमारा क्या आ गया, डायरेक्शन यानी एक्स कैप आ गया। तो इसके अंदर ये तो 13 आ गया और इंटू में हम क्या लिखेंगे, 6i प्लस 8j अपॉन 10, ये आ गया। तो ये इसका परिमाण है, जो भी वेक्टर दिया उसका परिमाण है 13 और जो उसकी डायरेक्शन है वो इतनी है, 6i प्लस 8j डिवाइड बाय 10, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, समझ में आया ना चीज़ें। तो ये था एक तरीके से। तो इसका जो आंसर आता है वो हमारा आंसर आता है दैट इज 13, आंसर सी आता है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें 6i प्लस 8j अपॉन 10 है। ठीक, तो ये आ गया सी आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ये 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, इफ a क्रॉस b इज इक्वल ab देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज, ये कह रहे हैं अगर a क्रॉस b ab के इक्वल है तब आपको a और b का एंगल बताना है। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आइडेंटिटी आपसे पूछी जाती है। अब देखो, इनमें ना कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें नहीं दी गई है। ठीक है, कोई भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ, बस हमें एंगल वगैरह बताने होते हैं और इनके बीच का रिलेशन बताना होता है। इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके टीजीटी लेवल के, जिन्हें मैं कहता हूँ, मैंने हमेशा से एक बात कही है, फिजिक्स के अंदर आप जब भी कोई न्यूमेरिकल करते हैं, अगर उस न्यूमेरिकल के अंदर कोई डिजिट नहीं है ना, किसी भी बुक से आप कर रहे हो, अगर उसके अंदर डिजिट नहीं है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस कर लो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डिजिट नहीं है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या अगर डिजिट है तो किसी एक चीज़ की आइडेंटिफाई करनी है जिसको नहीं दी गई, छुपा दी गई, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, इन्होंने कहा a क्रॉस b इज इक्वल ए बी। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, जब a क्रॉस b की हम आइडेंटिटी पढ़ रहे थे तो हमें पता लगा था जो a क्रॉस b होता है वो किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल ए बी साइन थीटा। भाई ए बी उन्होंने दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो अब मैं ये कह सकता हूँ ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल साइन थीटा, देन विल बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1। अब जब साइन थीटा अगर 1 आता है तो साइन थीटा 1 किसके लिए आता है, 90 डिग्री के लिए आता है, दैट इज π/2 के लिए आता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 7। 3 वेक्टर्स a b एंड c विल बी कोप्लानर ओनली इफ, 3 सदिश a b और c एक ही तल में होंगे जब, ये कह रहे हैं a b और c, हमारे पास 3 वेक्टर है और 3 वेक्टर्स के हमें कोप्लानर की रिलेशन बताना है कि कोप्लानर कब हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहली कंडीशन दिया दैट a डॉट b इज इक्वल बी डॉट सी एंड ए डॉट सी इज इक्वल 0 हो तब। ध्यान देना, मैं आपको ना केवल ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये आइडेंटिटी याद करनी है, मैं इन आइडेंटिटी को एरोस के माध्यम से आपको दिखा के बताऊंगा कि अगर ए डॉट बी है तो उसका क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होती है, वो आपको समझाता हूँ। देखो, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था अगर ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं, ए डॉट बी है, ठीक है, और ये इक्वल किसके है, ये कह रहा है 0 के इक्वल है। जब ए डॉट बी 0 के इक्वल होते हैं तो हम ये कह सकते हैं दैट ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर
टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कैसा है 90 डिग्री का। तो क्या मैं इन्हें ऐसे दिखा सकता हूँ, वेक्टर ए तो मेरा ये हो गया और वेक्टर बी मेरा ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये अभी मैं पहले वाली को प्रूफ कर रहा हूँ, ए वाली को, ठीक। सेम चीज़ अगर मैं बी और सी के लिए करूँ तो मुझे पता लगता है कि जो बी है और जो सी है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि बी डॉट सी विल बी 0 दिया हुआ है, तो बी डॉट सी भी इक्वल वो है परपेंडिकुलर। अब ध्यान दो, अगर ए और बी 90 डिग्री पर है, बी और सी भी 90 डिग्री पर है, तो ऐसा होगा ना कि अगर बी और सी 90 डिग्री पर है तो एक केस ये आ सकता है कि मेरा सी ये हो। जब ये है तो मुझे पता है ए क्रॉस सी विल बी 0 होगा, ना कि ए डॉट सी, जबकि इन्होंने क्या दिया हुआ है ए डॉट सी, तो ये रिलेशन नहीं हो सकता। समझ में आई ना बात? देखो मैंने आपको इन्हें ना फिजिकली करके बताया। देखो ए डॉट बी हम मानते हैं कि जो ए डॉट बी बराबर 0 अगर हम रख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि ए और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बना के दिखा दिया। फिर उन्होंने कहा बी डॉट सी बराबर 0 है, यानी कि बी और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मैंने आपको बना के दिखा दिया। लेकिन जो ए डॉट सी था वो 0 के इक्वल है कि नहीं? अब वो एक 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैं ए के 90 डिग्री पे तो बी बनाऊं और बी के 90 डिग्री पे सी बनाऊं, ठीक है, तो ये या तो पैरेलल होंगे, या तो पैरेलल होंगे दोनों एक दूसरे के, या फिर इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो किसी भी केस में ये इस तरह डॉट में 0 नहीं होंगे, ये क्रॉस में 0 हो सकते हैं। दैट विल बी कि ए जो है वो पैरेलल है सी के। ये कंडीशन तो 0 कर सकती है ना, और कोई कंडीशन 0 नहीं कर सकती। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी इज 0। तब ये एक प्लानर एक ही तल में होंगे, समझो एक ही तल में होंगे तब। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर बी क्रॉस सी का मतलब क्या है? सॉरी, यहाँ पर बी क्रॉस सी का मतलब क्या है? यहाँ पर बी क्रॉस सी का मतलब ये है कि जो बी है वो सी के पैरेलल है। चलो मान लिया ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा वेक्टर सी है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। भाई बी क्रॉस सी तो यही बताता है ना कि एक दूसरे के पैरेलल है, बता दिया। अब ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब क्या है कि ए जो है, जो वेक्टर ए है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि वेक्टर ए कुछ ऐसा है, वेक्टर ए कुछ ऐसा है। समझ गए? अब मुझे बताओ ये पूरी आइडेंटिटी 0 हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। भाई ए डॉट बी क्रॉस सी विल भी 0 होगी नहीं होगी? अगर किसी के भी डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर में 0 होता है तो ये 0 हो गई। दैट बी इज द राइट आंसर। एक ही प्लेन में आ गए, बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं सी की। ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी 0। ये देखो ये क्यों नहीं होगा, ये समझो ध्यान से। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ पर पता है ए किसके, सॉरी बी जो और सी है क्रॉस है, क्रॉस है तो पैरेलल है एक दूसरे के, पैरेलल है ऐसे। ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इन्होंने कहा जो ए है वो भी क्रॉस में है तो ए भी तो इनके पैरेलल है। अब जब एक ही पैरेलल में है तो ये तो 0 होने का मतलब ही नहीं हो सकता। एक ही पैरेलल एक ही तल में होंगे तब 0 तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, बिल्कुल 0 नहीं हो सकता। दैट्स इट। तो ये वाली आइडेंटिटी भी गलत हो जाती है, ठीक। बात करता है डी। डी इज द सेम एज सी। तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आंसर आता है? हमारा आंसर आता है बी। बी इज द राइट आंसर। बी इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये एक ही तल में होने की कंडीशन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रिजल्टेंट आर of the two vector p and q is such that p r square is equal p square plus q square then angle between the p and q। ये कहते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसका रिजल्टेंट है? p प्लस q का रिजल्टेंट है। ओके अब ये जो रिजल्टेंट इन्होंने दिया हुआ है दैट आर स्क्वायर दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो इन्होंने एक आइडेंटिटी दी है, समझो बात, अलग से दिया हुआ है। ये किसी और के भी इक्वल दे सकते थे, वो चीज़ अलग है। अब हमें ये बताना है कि जो रिजल्टेंट है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल है, वो हमें बताना है कि आर इक्वल पी प्लस क्यू हो तब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। तो मुझे एक चीज़ पता है पहले वाली की आइडेंटिटी से कि अगर मैं आर स्क्वायर करता हूँ तो वो स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा के इक्वल। ये सब कट गया, कट गया। तो मेरा क्या बचा बताओ? इधर बचा 0, 0 इज इक्वल 2pq कॉस ऑफ थीटा, 2pq कॉस ऑफ थीटा। अब 2pq कॉस ऑफ थीटा का मतलब क्या है? कॉस थीटा बराबर 0। अब कॉस थीटा अगर 0 के इक्वल है तो कॉस किसके इक्वल हो गया? ये बताओ, ये हो गया 90 डिग्री के इक्वल।
cos 0 किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल, दैट विल बी 90 डिग्री आंसर। सो डी विल बी द आंसर आ जाएगा इसका। कौन सा आंसर आ जाएगा, डी विल बी द आंसर। समझ गए, ये चीज़ थी यहाँ पर। अब मुझे बताओ क्या मैं एक और कंडीशन कह सकता हूँ कि अगर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तब हमारा जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। इट मीन्स जो पी एंड क्यू है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी कह सकता हूँ, कह सकता हूँ कि नहीं। अगर नीचे यहाँ पर एंगल ना पूछ के वो ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, तो कौन सी ट्रू हो जाएगी, दैट पी इज परपेंडिकुलर टू द क्यू, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चूज द वेक्टर क्वांटिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से हमें बताना है वेक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो एनर्जी वाले तो सब छोड़ दो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी छोड़ दो, इट इज़ द वोल्टेज दैट लाइक वर्क लाइक वोल्टेज, ठीक है, ईएमएफ की तरह वर्क करता है, तो ईएमएफ को भी छोड़ दो क्योंकि डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि कौन सी है, वेलोसिटी, टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। टेम्परेचर इज द स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर जो है स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ना डायरेक्शन पे ना किस चीज़ पे, इसमें डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, इफ ए प्लस बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स विच ओबे द रिलेशनशिप ए प्लस बी इज इक्वल ए माइनस बी देन द एंगल बिटवीन दैम इज। ये कह रहे हैं अगर ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देखो यहाँ पर दो चीज़ें दे सकते हैं आपको, नॉन जीरो भी दे सकते हैं, यूनिट वेक्टर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों नॉन जीरो वेक्टर है तब ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल बताना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल बताना है। अब ए प्लस बी क्या होता है बताओ, ए प्लस बी की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर a माइनस बी की बात करूं तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक। अब ये दोनों बराबर हैं, अगर हम कह रहे हैं ये दोनों बराबर हैं तो जो इनकी आइडेंटिटी मैंने लिखी वो भी तो बराबर होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। 4ab cos ऑफ थीटा विल बी 0, 4ab cos थीटा विल बी 0, तो cos थीटा विल बी 0, तो थीटा विल बी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ गया, सी इज द आंसर, सी आंसर आ गया इसका। तो यहाँ पर एक जो और चीज़ भी कह सकता हूँ, जब सी आंसर आया दैट इज ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब देखो परपेंडिकुलर के लिए कितनी कंडीशन आई, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या आई कि एक तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, एक रिलेशन ये बनता है, एक रिलेशन ये बनता है कि अगर इनका रिजल्टेंट होगा तो वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। कितनी सारी चीज़ें हमें आपस में रिलेट कर सकते हैं, यही चीज़ हमें सीखनी थी, बस यही चीज़ सीखनी थी इनमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड थे, इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स, इनकी तैयारी कर लीजिएगा, जरूर आपको एग्जाम में मिल जाएगा इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है। और एक और बात, अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं उसको एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करके आपको दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा।